तो इडिपस रेक्स एक ऐसा प्ले है जो 21st सेंचुरी में भी हम इसको रेलिवेंट मान रहे हैं। इडिपस रेक्स सोफोक्लिस ने लिखा था 430 बीसी में। और जो हम कह रहे थे कि पहले एथेंस में थिएटर होता था, है ना, डायनासिस को, वो गॉड डायनासिस को समर्पित डेडिकेटेड वो थिएटर था, है ना, वहाँ इसकी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। और मूवीज अब 21st सेंचुरी में भी मूवीज बनी हैं इस प्ले के ऊपर। और इवन के यहाँ पे एक फेस्टिवल, मॉडर्न एरा में फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ ग्रीक ड्रामा, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया गया 2017 में। सो दैट मीन्स प्ले के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसी थीम है जो आज भी रिलेट कर पाते हैं ऑडियंस। सो वो सबसे पहले आई गेस सभी मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमने अच्छे से समझा है इस प्ले के अपील, इस प्ले की जो थीम्स का थ्रेड है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है जब हम इडिपस की स्ट्रगल, उसका दुख, उससे जो इग्नोरेंस में जो क्राइम, जो सिन होता है हमारे सामने, एक जो सिचुएशन है वो क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मॉर्टल, जिसके अंदर क्वालिटीज हैं, ब्रेवरी, इनर स्पिरिट की ब्रेवरी भी चाहिए ना। और कहाँ पे ब्रेवरी, हम सिर्फ ये बहादुरी आउटर लेवल पे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जब इंसान के अंदर उसकी स्पिरिट्स इतनी स्ट्रांग है, उसके अंदर फ्रीडम की जो सेंस है, पर्सनल फ्रीडम जिसको हम कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एक कन्फ्रंटेशन होता है, कन्फ्रंटेशन आप समझते हैं ना, जब इनकाउंटर होता है, सामने कुछ मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, और जो कैरेक्टर है या जो जो ह्यूमन स्पिरिट है वो गिव अप नहीं करती है। तो हमने कहा ग्रीक्स का ये बिलीफ था कि डिवाइन पावर के आगे, सुपर एलिमेंट्स के आगे ह्यूमन बींग्स पपेट से ज़्यादा कुछ नहीं, हेल्पलेस है। तो ये एक ऐसी बात है, जब हम, जैसे हम ओडिसियस का जो कैरेक्टर स्केच करते हैं, तब भी हमने कहा कि वो हार नहीं मानता, गिव अप नहीं करता, वो एक ऐसा कैरेक्टर है। तो जब ऐसी क्वालिटीज होती हैं, वो अपील करते हैं हर जनरेशन के लोगों के ऊपर। तो ये जो हम बात कह रहे हैं कि सामने जो कैरेक्टर है वो हेल्पलेस फील नहीं करता है, वो कन्फ्रंट करता है अपनी मुसीबतों को, ओवरकम करता है, ट्रायम्फ हासिल करता है, ये होती है लास्टिंग अपील किसी टेक्स्ट के साथ, किसी कैरेक्टर के साथ। तो हमने ये समझा कि कुछ ऐसा जो इतिहास का सेक्शन है जहाँ पे लोग ये मानते थे कि डिवाइन पावर जो है वो ह्यूमंस के ऊपर सुप्रीम है ना। और भी इसी प्ले जरिए ही हम हाईलाइट करते हैं कि जो जो ये दिखाता है कि ह्यूमंस सुपीरियर नहीं है डिवाइन पावर के आगे। लेकिन जो गॉड ने जितनी भी क्रिएशंस को क्रिएट किया है, उन सब में बेस्ट ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। और ह्यूमन बींग्स बेस्ट क्यों हैं? क्योंकि उनके पास रीजन है, लॉजिक है। ये होगी क्वालिटीज की बात, लेकिन ह्यूमन बींग्स उस रीजन से भी बियॉन्ड नहीं जा सकते इस पावर के अगेंस्ट। इसको मतलब जिस पावर, जिसको गॉड कहते हैं, दैट पावर हैज द एबिलिटी टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। तो जब हम इस कहानी को समझते हैं, इडिपस रेक्स को, तो हम इस इस ट्रेजेडी से क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग भी बहुत लिटिल हैं। प्राइड और एरोगेंस वो जितना मर्जी रख लें, बट वो जो मिस्ट्री है ना इस यूनिवर्स की, गॉड की, क्रिएशन की, वो उसको कन्फ्रंट कर ले चाहे, बट वो उसको अनरेवल, उसकी तह तक नहीं जा सकता, उसको जीत नहीं सकता। सो आई डोंट नीड टू रिपीट कि इस कहानी में, क्योंकि वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट द समरी ऑफ द प्ले। आपको जब एज अ ट्रेजेडी ये डिस्कस करना है, आप बिगिनिंग में यही बात कहेंगे कि क्या इसमें जो अपील है कि मॉडर्न एरा में भी, आज के एज में भी हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो वही एज है, ह्यूमन स्पिरिट,
और डिवाइन पावर का कॉन्फ्लिक्ट। फिर हम वी कैन टॉक अबाउट द समरी, है ना, कैसे प्ले शुरू होता है, कैसे वो कंसल्ट करता है, क्योंकि डेल्फिक ओरेकल के पास कंसल्टेंसी के लिए भेजता है क्रेओन को इडिपस, क्योंकि उसको पता है कि थीब्स जो है वो प्लेग से इन्फेक्टेड हो गया है। दिस दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट, है ना, क्योंकि थीब्स में जो प्लेग हुआ है वो लोगों की, ग्रीक्स की क्या समझ है कि ये गॉड का कमांड है कि आप उस किंग लेयस के किलर को पनिश कीजिए, अगर आप पनिश करेंगे तभी थीव्स के लोग आज़ाद हो सकते हैं इस शरापित बीमारी से। तो दैट मीन्स जो जो गॉड्स हैं वो ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो मर्डरर है वो उसी जगह पे थीव्स में ही है। और फिर हम देखते हैं इडिपस का वो डिटर्मिनेशन कि मुझे तो किंग लेयस के मर्डरर को ढूंढना ही ढूंढना है, और इतने सारे जो क्वेरीज हैं वो सब मैंने सॉल्व करनी है। सो वी ऑल्सो सी कि जब वो क्रेयॉन से भी बात करता है, इडिपस की जो कोशिशें हैं कि मुझे लेयस के मर्डर को ढूंढना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम भी समझते हैं कि उसका कंसर्न कितना जेन्युइन है। उसको तो एहसास भी नहीं है कि ही हिमसेल्फ इज द मर्डरर। और मैंने परसों लेक्चर में भी बात कर रही थी स्फिंक्स के बारे में, है ना। तो जब वो स्फिंक्स की बात करते हैं कि ये वो मिथिकल क्रीचर है, लोग तो यही मानते थे कि स्फिंक्स ने वहां पे थीब्स में जो ये प्लेग है वो क्रिएट किया है। तो ये जो जो इस टाइम पे जो डेल्फिक ओरेकल है उसकी जो प्रोडिक्शन है उसको सॉल्व करना, उसके तह तक पहुंचना, ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा सच बन जाता है, एक ऐसा चैलेंज बन जाता है इडिपस के लिए, जो वो हर हाल में अनरेवल ढूंढना चाहता है कि क्या ये सच्चाई कहाँ तक सही है। क्योंकि अब देखो, सब जो आप देख रहे हो थीब्स में इंक्लूडिंग एडिपस, इन्वेस्टिगेशन का जो एक अंडरटेकिंग है, या एक जो एक स्पिरिट है कि हमने तो ढूंढना है कि क्या हुआ है, कौन किसने मारा, है ना, दीज आर ऑल, बट वी ऑल अंडरस्टैंड कि ये जो इडिपस है ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो? एक तो उसको पहचान होने वाली है, रिकॉग्नाइज करने वाला है, डिस्कवरी करने वाला है। दूसरा, वो डिस्कवरी किस तरफ जा रही है? डाउनफॉल। तो ये ही हमने ट्रेजिडी के एलिमेंट्स में पढ़ा था कि एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर, उसका डाउनफॉल जब दिखाया जाता है तो ट्रेजिडी क्रिएट होती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो इडिपस जब ये अपनी रेजोल्यूशन दिखाता है, डेडिकेशन की मुझे इस मर्डरर तक पहुंचना है, सो वी सी दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिज रुइन, हिज डाउनफॉल। तो अब वो इस एक कर्सिंग पावर की तरफ भी जाता है कि जो मर्डरर है उसके साथ ये हो, ऐसा हो, है ना। और जिस जिस इंटेंसिटी से वो पनिश करने की एक 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 जैसे ओथ लेता है ना इंसान की, मैं जो मर्डरर है उसको ऐसे पनिश करूंगा। आप वहां पे देखिए इडिपस को कहीं से भी अपने नाइटमेयर पे भी एहसास नहीं है कि वो खुद, वो कंसीव, वो थॉट भी नहीं आता उसके मन में कि मैं खुद मर्डरर हो सकता हूँ, है ना। और वो जो वो इस हद तक ये भी कहता है कि अगर मैं मर्डरर हूं तब भी मैं, मतलब उसको एहसास ही नहीं है कि ही कैन बी अ मर्डरर। ही ओनली थिंक्स दैट एज अ किंग आई शुड बी इम्पार्शियल इनफ, और मुझे बुरी से बुरी पनिशमेंट देनी है बिकॉज मेरे थीबन्स जो हैं किसी के कारण सफर कर रहे हैं। अब हमने देखा है कि इडिपस जो है वो न्यू किंग है आफ्टर द डेथ ऑफ किंग लेयस, है ना। और उसने प्ले की बिगिनिंग में ही वो प्रॉमिस करता है दैट आई एम गोइंग टू फाइंड द मर्डरर। जितना ज्यादा वो तह में जा रहा है ना, उस मर्डर की जो रिडल है उसको वो सीख कर रहा है, सर्च कर रहा है, उतना वो नजदीक आ रहा है ट्रूथ के, रिकॉग्निशन के। तो आपके सामने जो इडिपस की जिंदगी है, पहले तो जो हमने कहा कि प्ले में स्फिंक्स
एक मिथिकल क्रीचर है जिसने कहा कि जो भी उसकी पहेलियों को सॉल्व करेगा, है ना, यही पहले यही होता था ना, पुरानी मिथ्स में यही होता था, देयर इज दिस क्रीचर, उसके पास रिडल है, पहेली है, जो उसको सॉल्व करेगा उसको कुछ ना कुछ इनाम में मिलेगा। सो वी सी कि एक जो इडिपस है, उन्होंने स्फिंक्स की रिडल को सॉल्व किया है और वो थीब्स के किंग बने हैं। ये स्टेज पे तो दिखाया नहीं जाता, ये तो कोरस बताता है। मैंने कहा था कल हम जब डिस्कस कर रहे थे कि फ्लैशबैक्स यूज करते हैं उनके डायलॉग से, कैरेक्टर्स के डायलॉग से। तो इडिपस यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर भी बना। पहला क्या बना वो, एक ऐसा हीरो जिसने स्फिंक्स, एक ऐसा मिथिकल क्रीचर जिसकी पहेली कोई सॉल्व नहीं कर पाता था, लेकिन इडिपस ने वो सॉल्व की। सो दैट मीन्स ही इज नॉट वेरी ऑर्डिनरी, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। दूसरी बात, हमारे सामने इडिपस एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे हैं जिनको सच्चाई का पता चलता है। कौन सी सच्चाई? बहुत शॉकिंग ट्रूथ है वो, कि ही इज द मर्डरर, है ना। फिर तीसरा स्टेज क्या है, जहां पे हमने कहा कि वो एक क्लॉशियस फिगर की तरह उभर के आते हैं। तो वो कौन है? एक ऐसा नोबल जेंटल हार्ट, ऐसी सोल है वो, जो खुद पनिशमेंट लेते हैं, जिस प्रॉमिस से उन्होंने कहा था कि मैं मर्डरर को ये पनिश करूंगा, और खुद को ही वो एग्जाइल में ले जाते हैं, पहले खुद को ब्लाइंड करते हैं। डेल्फिक ओरेकल जो है वो सिंबल है, चिन्ह है किस चीज का, कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो प्रोफेसी से, भविष्यवाणियों से भी बताई जा सकती हैं, है ना। और वो ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कि आदेश, जो कि कमांड की तरह है, उस पावर जो हमारी समझ से परे है, ह्यूमन बीइंग्स की समझ से परे है, और उनकी एबिलिटी से भी बहुत आगे, बियॉन्ड है। तो ये जो पावर्स हैं, ये किसी को एक्सेप्शन में नहीं रखती हैं। कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई कितना मर्जी हेरोइक हो, कितना मर्जी नोबल हो, कितना मर्जी सच्चा हो, जैसे कि ईडिपस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम सबको समझना है, क्योंकि ये यही सारे पॉइंट्स तुम बताओगे व्हाई दिस प्ले इज अ ट्रेजेडी। क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने एक हेरोइक कैरेक्टर है, नोबिलिटी से भरा हुआ, ट्रूथ से भरा हुआ। तो हम जब ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जो गिल्ट में भी है, और वो अटोनमेंट, प्रायश्चित भी कर रहा है, तो वो एक आम इंसान नहीं हो सकता, वो ग्रेट लेवल का ह्यूमन बींग्स है। नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी होती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो कन्फेशन की हो, चाहे ड्यूटी हो, कर्तव्य, धर्म हो, उससे भागने की। आप किसी को बोलिए यहाँ आप गलत थे, तो आप कहते हो नहीं मेरा तो ये मतलब था। कोई नहीं ये कहता कि हाँ ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो जो ये सोचता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए और मैं कैसे खुद को अटोन करूं, है ना, इस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेक्स दैट पर्सन डिफरेंट। तो ये एक पूरे प्ले का एक, जैसे हम कहते हैं ना कि जो बिल्कुल इनर मैसेज है इस प्ले का, कि इडिपस एक ऐसा एक ऐसी हार्ट, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट कि वो एक आम ह्यूमन बीइंग है ना, लेकिन इसमें उनकी जो नोबिलिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले हमने देखी, उससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। प्ले की एक जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सल अपील तो डेफिनेटली है, लेकिन जो क्वेश्चन हम जब महाभारत पढ़ रहे हैं, हम ऐसे इडिपस रेक्स जैसे प्लेज पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेरी जो मन में आती है रीडर्स के, स्टूडेंट्स के, कि क्या ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी कुछ उनके साथ अच्छा या बुरा घटित होता है ना। दिस इज वन क्वेश्चन दैट हैज बॉदर्ड सिंस एजेस। बार बार ये देखा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक थॉट कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स ही डेस्टिनी को क्रिएट करते हैं, एक थॉट कहती है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो डेस्टिनी है, और जो लिखा गया है वो ह्यूमन बीइंग्स की कंट्रोल के बियॉन्ड है ना। तो क्या हम, जो मैं बार बार कहती हूँ कि क्या वो फिर अपनी गिव अप कर दे, ह्यूमन बीइंग की जो होना वो तो पेट के अकॉर्डिंग होना है, और कोई एफर्ट भी ना उसमें कंट्रीब्यूट करे, ये तो कतई कन्विंसिंग नहीं है। तो क्या एक इंसान सिर्फ ऐसे ब्लाइंडली सरेंडर कर दे कि जैसे कि उसके अंदर कोई एबिलिटी ही नहीं है,
है ना, एक एब्जेक्ट सरेंडर होता है कि जब आप समझ लेते हैं कि मेरे बस में तो कुछ भी नहीं है, आप हेल्पलेस हो जाते हैं, है ना, सामने जो पावर है दैट इज एवरीथिंग, और फिर आपके अंदर वो डर से आप फाइट करते हैं, फिर तो कोई जीतने की संभावना ही नहीं है। सो व्हाट डज अ पर्सन नीड, तो जीतना तो सामने नहीं होता, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग कि यस आई कैन एनकाउंटर, यस आई कैन कन्फ्रंट। इसीलिए इडिपस की ये जो कहानी है, ये प्राचीन समय से लेके प्रेजेंट टाइम तक इट हैज दैट अपील। दैट इज अनदर टॉपिक जो हम बात करेंगे अभी, कि क्या इडिपस अपनी ही पतन, अपने ही डाउनफॉल के लिए खुद जिम्मेदार है। ये जैसे मैंने पहले कहा, हमने महाभारत भी पढ़ा, तब भी हमने कहा कि क्या रोल है डेस्टिनी का, फेट का, है ना। इधर इडिपस रेक्स में भी हम देख रहे हैं कि मैन का रोल क्या है जब वो डेस्टिनी से फाइट कर रहा है। कि क्या वो ये मानता है कि जो भी मिसफॉर्चून्स, जो भी मुसीबतें, दुख आए हैं, है ना, वो सब ही इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल। एक चीज तो हमने कब से पढ़ ही रहे हैं कि गॉड्स जो हैं, जो पावर्स हैं, वो अपने मूड्स के अकॉर्डिंग, है ना, विम्स होते हैं, मूड्स, जैसा उनका मन है वो प्ले करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ। उनकी बहुत ही ऑटोक्रेटिक, तानाशाही वे हैं डील करने के लिए। एक थॉट तो ये है। दूसरी थॉट क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल है ना, क्योंकि हमारे सामने इडिपस एक सिनर। अच्छा, फिर हम, जो उसने अपने आप को जस्ट पनिशमेंट दी, हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो, ये भी कोई कम बात नहीं है कि उसने खुद को गिल्ट में रखा, खुद को पनिश किया। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हम क्लासिकल राइटिंग्स को पढ़ के समझते हैं, वो कौन सा लेसन है, कि हम ये नहीं मान सकते कि इंसान जो है वो बिल्कुल लाचार और बेबस है। नो, ये मैसेज कतई नहीं मिलता। ये नहीं कहा जाता कि ह्यूमन बीइंग्स का जो एफर्ट्स है वो फ्यूटाइल है, वो यूजलेस है ना। और हमेशा वो इल्जाम भरी उंगली जो है वो अपने देवताओं के प्रति, पावर्स के प्रति लगाते हैं। तो ऐसा होता तो फिर वो सेंस, वो अपील इतने सालों तक नहीं चलती थी। तो क्या है फिर इडिपस रेक्स या बाकी की क्लासिकल राइटिंग्स की क्वालिटी? ये इसलिए क्वालिटी है बच्चों की, ऐसे टेक्स्ट इस्टेब्लिश करते हैं इस थॉट को कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये पावर है, हेल्पलेस होने के बावजूद भी उनके अंदर पावर है कि वो अपने हार्ट, अपने स्पिरिट्स को एननोबल कर सकते हैं। एक शुद्धिकरण होता है, पर्ज करना, क्लेंज कर देना जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, चाहे वो डर है, चाहे वो पिटी है ना, उसके अंदर। अब एक पिटी होता है, दया की फीलिंग है, आप इतने ज्यादा डिसुएड हो जाते हैं जब पिटी से भर जाते हैं, है ना। इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेते हैं, जब आप एम्पथी के साथ आगे बढ़ते हैं, आप कहते हैं कि उस इंसान के साथ इतना बुरा हुआ, लेट मी हेल्प, इफ आई वर इन हिज प्लेस और इन हर प्लेस, तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। तो वो एम्पथी जो है वो समाज को बिल्कुल आगे लेके जाती है। जब आप ये कहते हैं कि मुझे क्या लेना किसी से, किसी को क्या दुख हुआ, वहां पे एम्पथी की कमी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप भय से भरे हुए हैं, फियर से भरे हुए हैं, ना आप खुद का भला कर सकते हैं ना सामने वालों का, तो फियरलेसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही हम इडिपस रेक्स में देखते हैं, राइट। तो जो जो सामने ऑडियंस है, जब वो इडिपस रेक्स को देखती हैं, तो उनके सामने एक फॉलन हीरो नहीं है जो सिर्फ सफर कर रहा है, उनके सामने एक ऐसा इंसान है जिसकी सोल बहुत नोबल है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थियोलॉजी, तुम्हें पता है बेटे, थियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे गॉड या यूनिवर्स कैसे रचा गया, क्रिएशन, गॉड की जो पावर है उसको पढ़ा जाता है, उस ब्रांच को, है ना, उस नॉलेज में गॉड और गॉड से रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो एक अमेरिकन थियोलॉजियन है जो ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उनका रिसर्च इस काम पे है, उनका नाम है ट्रायन एडवर्ड्स। उन्होंने कहा, जो किस्मत है ना, डेस्टिनी है, वट कुड कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ वंस डेस्टिनी, कैसे बनती है एक इंसान की डेस्टिनी।
थॉट्स ऑफन लीड ऑन टू पर्पसेस। आप जैसी सोच रखते हैं, है ना, जैसे विचार आपके मन में आते हैं, आपकी लाइफ के पर्पस भी वैसे बन जाते हैं। पर्पस, मंशा, मंतव्य, फिर वो क्या बन जाते हैं? आपके एक्शंस। आप अच्छा सोचते हैं तो आप हमेशा अच्छा करने के लिए अग्रसर रहते हैं, वही आपका एक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। एक्शंस ही आपकी हैबिट्स बनती हैं और हैबिट्स ही आपका कैरेक्टर बनाते हैं। और जब जैसा आपका कैरेक्टर है वैसी ही आपकी डेस्टिनी होगी। अब जब आप ऐसी बात देखते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जितना कुछ भी आ, जैसे इडिपस रेक्स हमारे सामने स्टोरी है, इसको भी हम समझें अगर, तो पहले हमारे सामने डेल्फिक ओरेकल की वो भविष्यवाणी है। जिस टाइम से इडिपस स्टेज पे है अपने उस महल से बाहर, वो हमारे एक इम्प्रेशन तो आता ही है ना कि वो उन सभी इंसानों से अलग है, क्योंकि वो कैसा है? डेयरिंग है। उसका कैरेक्टर कैसा है? बहुत डायनामिक है, बहुत स्ट्रांग है। वो ऑनेस्टली बात करता है, ट्रूथ से भरा हुआ है ना। जैसे वो अपनी अपने एक्शंस में उसके क्या है? उसके एक्शंस में थीब्स के लोगों का भला, तो एक जो किंग को होना चाहिए वो ऑरा उसमें है। जो एक किंग से एक्सपेक्ट किया जाता है, प्रॉमिस। आप देखिए महाभारत का जो किंग है धृतराष्ट्र, वो सिर्फ अपने बेटे अपने कुल से जुड़ा हुआ है ना। यू हैव दिस किंग इडिपस जो थीब्स के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि उसको मर्डरर इसलिए ढूंढना है क्योंकि फिर वो सिवियर पनिशमेंट से, जितनी सिवियर पनिशमेंट उस मर्डरर को मिलेगी, थीब्स के लोग उस प्लेग से आजाद हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम जब देखते हैं इडिपस को तो क्वालिटीज ही क्वालिटीज हैं जो एक गुड किंग में होनी चाहिए। सो दैट मीन्स हम अभी क्या देख रहे हैं? ये वो ट्रायन एडवर्ड्स का जो कोट था, हम उसकी लाइट में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्ले ये कतई कंप्लीटली नहीं दिखाता कि मैन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ सकता है। बुरे जो फॉर्चून है वो उसकी वजह से भी होते हैं। क्योंकि जब हम अब इस स्टोरी को देखते हैं, जैसे ही वो ब्लाइंड प्रॉफिट आता है, वो इल्जाम लगाता है इडिपस पे, है ना। और जोकास्टा के साथ जब डिस्कशन होती है, उसको तो पता भी नहीं है कि जोकास्टा हैज नो आइडिया दैट शी इज द मदर ऑफ इडिपस। और जब वो बताती है कि जो लेयर्स हैं उनकी उनका मर्डर या कैसे उनकी डेथ हुई, तो वो बताते हैं कि रोड्स की उस क्रॉसिंग पे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लेयर्स का। और वो ये भी बताती हैं कि हमने तो अपने बेटे को अबंडन ही कर लिया था कि हम डेल्फिक ओरेकल को, प्रोफेसी को सही नहीं टर्न करना देना चाहते थे। वहां पे इडिपस को डेफिनेटली एक डाउट आता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भी एक क्रॉसिंग ऑफ रोड्स पे उसका भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो यहाँ इडिपस के अंदर जो एक क्वेरी है कि ट्रूथ क्या है ना, कितनी अर्नेस्टनेस, जिज्ञासा उसके अंदर आती है। कितना वो इन्वेस्टिगेट करता है, कॉरिंथ में अपनी लाइफ को जानने की कोशिश करता है, जहाँ वो बड़ा हुआ है ना, उसको अपब्रिंगिंग मिली। वो तो कॉरिंथ के राजा, वो उस रॉयल्टी में जिया है। इन सब चीजों में आपने इडिपस के कैरेक्टर की, ये तो थीम्स की बात, स्टोरी की बात हो गई ना, समरी की। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी टू नो द ट्रूथ। जो उसके अंदर ईमानदारी है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है ना। कितना ऑनेस्ट है वो कि मुझे सच जानना है। जब उसको पता चल जाता है कि ये जो ऐसे ऐसे सिंस उससे हुए हैं जिनकी कोई माफी नहीं है, अनपार्डनेबल सिंस उससे हुए हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो भागता है या अपनी जिम्मेदारी जो उसको जो उसने कहा था कि मैं बहुत बुरी से सिवियर पनिशमेंट देने वाला हूँ सिनर को, वो ऐसा नहीं है उससे कम होता है। वो ब्लाइंड करता है खुद को, कितनी बुरी तरीके से ब्लाइंड करता है। अपनी ही किंगडम से चला जाता है एज एन एग्जाइल, जिसको कि बहिष्कार कर दिया गया है जिसका। सो दैट मीन्स जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि इडिपस एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है ना। और
पहले हम देख रहे थे कि जब उसको सच्चाई नहीं पता थी तो वो तो उस ब्लाइंड प्रॉफिट से भी नाराज हो गया था, वो क्रेयॉन से भी नाराज हो गया था कि आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देख रहे थे कि इडिपस जो है वो प्राइड और एरोगेंस से भरा हुआ है, क्योंकि एक लेवल पे तो वो ये भी सोचता है ना कि मेरे कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं, ब्लैमिश नहीं हो सकता। वो इतना उसके अंदर एरोगेंस भर गया था कि वो सोच ही नहीं पाता। जब एक इंसान हम्बल होता है ना, वो ये मानता है कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब एक इंसान एरोगेंस में भर जाता है तब वो इमेजिन भी नहीं कर पाता कि जैसे कि इडिपस के साथ हुआ। अब इडिपस यही बार बार सोच रहा है ना कि मैं जो इतना ऑनेस्ट और ट्रूथ से भरा इंसान, मैं कैसे अपनी किंगडम को ही पोल्यूट कर रहा हूँ, है ना। वो बार बार कैसे मैंने अपने ही फादर को किया एंड आई कुड मैरी माय मदर। ये जब उसको एज अ मर्डरर वो खुद को देखता है तो ये शॉकिंग ट्रूथ है उसके लिए। आ, अच्छा, एक चीज और देखो आप, जब वो कॉरंथ से भागता है इडिपस, वो किसके लिए भागता है? क्योंकि उसको भी वहां पे पता चल चुका है डेल्फिक ऑरेकल की प्रोफेसी को वो झूठ साबित करना चाहता है कि उसको तो यही लगता है ना कि कॉरंथ में मेरे पेरेंट्स हैं और मैं फादर को मारूंगा। और ये सब चीजें ये भी प्रूव करती हैं कि इडिपस कहीं ना कहीं इस इस प्राइड से भरा है कि मैं अपनी एबिलिटी से क्या कर दूंगा, झूठ साबित कर दूंगा इन सबको, मतलब आई एम मोर एबल। तो ये वो दोनों थॉट्स की तरफ जा रहा है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उस उस चीज को सच्चा साबित कर रहे हैं कि हम हेल्पलेस हैं, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें डेस्टिनी से भागने की, जो है प्री डिटर्मिन्ड है वो होकर रहता है। तो उसके अंदर वो प्राइड तो था ही, है ना। एक असर्शन भी जरूरी होती है। आप क्लेम करते हैं, कॉन्फिडेंस से क्लेम करते हैं। जैसे वो यहाँ पे प्ले की बिगिनिंग में हम देखते हैं कि उसने कहा आई एम गोइंग टू पनिश द सिनर, है ना। और उसको तो बार बार यही लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैंने ये दो बुरे सिंस पाप किए हों, दैट किलिंग किलिंग द फादर, मैरिंग माय मदर। तो जब ये अच्छा, जब हम प्राइड और एरोगेंस की बात करते हैं तो उनकी वो बात जो इडिपस ने कही, आई इडिपस कैन डू नो रॉन्ग। जब आप इस एरोगेंस, इस प्राइड से भर जाते हैं, आप उसी टाइम पे आप मार्क कर देते हैं अपना डाउनफॉल। जब एक इंसान अपनी पर्सनल ऑनेस्टी की बात करता है, अभी तो हम बात कर रहे थे कि वो बहुत ऑनेस्ट है सच्चाई को जानने के लिए, लेकिन जो एरोगेंस है उसके अंदर, घमंड है उसके अंदर, उसने उसको ईगो से इतना भर दिया है। तो ये आयरनी है ना कि जहां पे वो इंसान अभी प्रॉमिस कर रहा है कि मुझे तो आ, इस मर्डरर को बुरे से बुरी सजा देनी है, तो वो क्या कर रहा है, वो खुद की डाउनफॉल को मार्क कर रहा है। उसको पता भी नहीं है, उसको एहसास भी नहीं है। अगर हम ये देखें कि जो डेल्फिक और का भविष्यवाणी थी, और सिर्फ ये कह देना कि सामने जो जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, वो होकर रहेगी या वो नहीं हो सकती क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, मैं उसको हरा दूंगा, मैं ओवर कर दूंगा। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये वो बात भी है जो डिलेमा में इंसान बुरी तरीके से कॉट अप है ना। कौन सी डिलेमा, कौन सा द्वंद कि मैं जीत जाऊंगा, है ना। ये एक ऐसी सिचुएशन है, कौन सी हालात हैं ये कि पावर्स जो हैं, गॉड्स जो हैं, वो उनको मैं हरा दूंगा। जैसे ही उसको देखो सामने इडिपस के जुकास्टा की जब डेड बॉडी है ना, और जैसे ही वो उस गाउन से पिन्स निकाल के खुद को भी ब्लाइंड कर लेता है, ये मैंने बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रही हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। ये उसको, उसकी नोबेलिटी को हाईलाइट करता है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि वो अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है। ये हम बार बार कहेंगे कि जो उसका सिंस थे ये सारे अनइंटेंशनल थे, कोई इंटेंशन नहीं था उसका।
और लेकिन जब हमने कहा कि उसको पता चल जाता है, उसके बाद वो अपने सिंस को ओन भी करता है ना, और खुद को ब्लाइंड करके पनिश भी करता है। अब जब देखो, जब सामने इडिपस का ये हाल है, हमें उसकी दयनीय या हमें उसकी जो नोबिलिटी है और भी कहाँ से पता चलती है, जब कोरस रिफ्लेक्ट करता है उसकी सिचुएशन पे, बात करता है, तो वो इडिपस की हाल देख के ही बुरी तरीके से ओवरवेल्म्ड है कोरस। क्योंकि इडिपस, हमने कहा, स्फिंक्स की रिडल सॉल्व करने वाला, जो कोई नहीं कर पाया सॉल्व, अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचने वाला, तो एक एक ग्रेट किंग, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अब वो बिल्कुल फॉलन स्टेट में है ना, टूटा हुआ, ब्रोकन, ब्लाइंडेड है। तो हम कह रहे थे कभी तो एक स्टेज था जब हम कह रहे हैं कि ऐसा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है ना, कितने लोग उससे जेलस होते थे। अब वो कैसा है, ये जो हम रिवर्सल ऑफ फॉर्चून्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दर्द पेन में भरा हुआ, कंप्लीटली संक, है ना, लो फील करता हुआ, और अपनी फाइनल जो रेस्ट है, जो डेथ है, उसका वेट करता हुआ, जब उसको लगता है कि मेरी सारी सफरिंग से मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अब ये जो हम कहते हैं कि जो ड्रामा है, उसमें वो जो जस्टिस किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ऑडियंस के सामने इडिपस जब फॉलन हीरो है, फॉलन होते हुए भी वो राइज करता है स्टेचर में। क्यों? क्योंकि उसने अपने सिंस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपने आप को पनिशमेंट दी। सो these are very important points जो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट क्लासिकल ट्रेजेडी ऑल्सो। ये इडिपस रेक्स जो है, जैसे मैंने बार बार हम कह रहे हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ग्रेट है, बहुत नोबल है, उसमें ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, ट्रूथ के प्रति उसकी इंक्लिनेशन है ना। और कहाँ जब उसको ट्रूथ, जब उसको डिस्कवरी हो जाती है कि वो खुद मर्डरर है, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेता है अपनी पनिशमेंट, जिससे कि उसका वो ट्रेजिक फॉल उजागर होता है। रॉबर्ट ब्रस्टन क्रिटिक हैं जिन्होंने कहा कि जो ट्रेजेडी है, उनकी किताब है थिएटर ऑफ रिवोल्ट, उन्होंने कहा ट्रेजेडी क्या होता है, द क्लॉसल वेस्ट ऑफ द ह्यूमन पोटेंशियल। बड़े लेवल पे, क्लॉसल क्या है, विकराट, बड़े लेवल पे जो वेस्ट, जो बिल्कुल नष्ट, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, किस चीज का, ह्यूमन की सामर्थ्य का, ह्यूमन के अंदर कितनी क्वालिटी है, वो सब जब बड़े लेवल पे वेस्ट होता है, दैट इज ट्रेजेडी। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेजेडी इस याना के तौर पे, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा फेटल इंसिडेंट जैसे कि इडिपस की लाइफ में हम देख रहे हैं, उसी से उसका वो सारा डाउनफॉल मार्क हो जाता है। तो ट्रेजेडी जो रियल लाइफ में है और ट्रेजेडी जो स्टेज पे है, देयर इज दिस ग्रिपिंग सेंस है, उसमें इमोशंस हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि लाइफ में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रेजेडी जब आप स्टेज पे देखते हैं, तो आपके मन में अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं। तो जब हम ये कहते हैं, जैसे अभी हमने ये कोट कहा कि ट्रेजेडी जो है वो क्लॉसल वेस्ट है ह्यूमन पोटेंशियल का, तो हम ये भी देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हार हार मानने वाले इंसानों में से नहीं है। उनके अंदर जो इच्छा है ना, वो इनडोमिटेबल है। इनडोमिटेबल मीन्स अपराजित। इंसान की इच्छा ही है जो उसको ये कहती है दैट यू डोंट हैव टू गिव अप। तो वो बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर देता ये सोच के कि सब कुछ जो तय है वो तो होकर ही रहेगा। वो फिर भी कन्फ्रंट करता है लाइफ की डिफरेंट जो चेंजेस आती हैं, चाहे उसमें दुख है, मुसीबतें हैं। और अगर वो इतना ज्यादा लड़ता है अपनी मुसीबतों से, इंसान, इसीलिए उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है डिग्निटी, उसको मिलती है नोबिलिटी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत कम लोग गेन कर पाते हैं। तो ये जो चीज है ना, फॉल के बाद ये राइज जो है, ये है इनोबलिंग एक्सपीरियंस। मुझे लगता है इसको मुझे और ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट इट कि पहले मुसीबतें इडिपस रेक्स की लाइफ में आती हैं, उनको वो कॉन्फ्रंट करता है, अपनी ओन करता है अपनी
सिंस को, और इसीलिए वो रेज करता है उस लेवल पे, स्टेचर पे, डिग्निफाइड होकर, नोबल होकर, और उसकी फॉल में भी राइज है। तो फिर वहां पे पर्जिंग भी है, कैथारसिस भी है, राइट, उसका एक ग्रैंडर स्टेचर भी ग्रैंड हो गया है। और जैसे मैंने कहा, ये जो इडिपस रेक्स है, ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो ऑफ ऑल टाइम्स, हर युग के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ऐसे जो एक ऐसे हीरोज, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको कि जब रिकॉग्निशन होती है, नेग्नोरिसिस होता है अपनी ही सिन का, अपने ही फॉली का, तो वो हार नहीं मानते, है ना। अब हम अपने पर्सनल मॉडर्न एज में भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं, उनकी हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि कितना कुछ है जो इन लोगों ने सिंपली इतनी मुसीबतों के आगे हार ना मानकर अपनी डेस्टिनी खुद लिखने की कोशिश की। ऐसा ही देखते हैं हम, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितना भी हमारी लाइफ में जितने इंस्पायरिंग लोग हैं। तो जैसे मैंने बार बार कहा, जो ग्रीक कल्चर है वो इस बिलीफ से भरा हुआ था कि जो फेट और डेस्टिनी होती है उसकी वर्किंग बड़ी स्ट्रांग है ना। ये उनका डीप रूटेड बिलीफ है। जैसे हमारी जो इंडियन थॉट है, उसमें क्या बिलीफ है कि कर्म थ्योरी इंपॉर्टेंट है। सब लोग मानते हैं हमारी इंडियन थॉट में कि आप जैसा करते हैं उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट बर्थ मिलता है ना। सो दिस इज बिलीफ, डिफरेंट बिलीव्स इन डिफरेंट थॉट सिस्टम्स। तो जब हम ग्रीक राइटिंग्स को देखते हैं, चाहे हमने ओडिसी एपिक देखा, वहां पे भी हमने देखा कि गॉड्स की पावर, है ना, पॉसिडॉन हो गए, गॉडेस एथीना हो गई। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गॉड्स इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इडिपस रेक्स में भी देख रहे हैं हम कि किस्मत, डेस्टिनी का रोल है, क्योंकि जो फॉल हमने इडिपस का देखा वो तो पहले से ही तय था, क्योंकि वो तो डेल्फिक ओरेकल ने प्रोफेसी कर ही दी थी। बट हम जैसे बार बार कह रहे हैं कि जो एक होल्ड है ग्रीक्स के ऊपर इस सोच का, है ना, उसको भी ये प्ले आगे लेके जा रहा है, और जो दूसरी सोच है कि इंसान हार नहीं मानता, उस चीज को भी ये प्ले साथ के साथ लेकर चल रहा है। So when you talk about some necessity ऐसे नहीं समझ सकते कि सिर्फ डिटर्मिनिज्म या फेटलिज्म का नाम है। ये क्या चीज है फेटलिज्म और डिटर्मिनिज्म? ये एक फलसफा, ये एक सिद्धांत है फिलॉसफी के अंदर, जो ये कहता है फेटलिज्म फेट से बना है, कि जो भी घटनाएं होंगी ना वो पहले से ही डिटर्मिन्ड हो चुकी हैं, और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पावरलेस हैं उसको चेंज करने के लिए। तो ये फेटलिज्म के लिए माना जाता है, राइट। फिर बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने नेसेसिटी को भी डिफाइन करने की कोशिश की है, ह्यूमन कंडीशन कैसी होती है। जो जो नेसेसिटी है वो किस्मत से अलग है, डेस्टिनी से अलग है। डेस्टिनी, मैंने आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, सब डेस्टिनी कौन से बिलीफ को बताती है? सब कुछ फिक्स्ड है पहले से, राइट। कितना मर्जी आप स्ट्राइव कर लो, कुछ आप चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। ह्यूमन एक्शंस वो डिफरेंस नहीं ला सकते, वो जो जैसा लिखा है वैसा होकर रहेगा, राइट। तो ये जो है, जब हम कहते हैं यू कांट फेट फाइट, दैट मीन्स आप किस्मत से जीत नहीं सकते। जो जो नेसेसिटी है, जो डिटर्मिनिज्म है, उनका कोई लक्ष्य दिमाग सामने नहीं है। ये तो बस ऐसे मानते हैं कि जो जैसी चीजें हैं वैसी हैं, मतलब कोई गॉड जो है या कोई देवी देवता जो हैं वो अपनी कोई विल किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं कि हम सब जो है बहुत ही मजबूर ह्यूमन बींग्स हैं। क्योंकि नेसेसिटी एक ऐसी सोच है जो ये क्या कहती है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पावर है, और वो अपनी हिस्ट्री, अपनी डेस्टिनी को खुद शेप कर सकता है। सो दीज आर अगेन थॉट्स। मैं बार बार कह रही हूँ बेटे कि आपके ऊपर, आप यू आर फ्री टू टॉक अबाउट आइदर आइदर द पावर, द बिलीफ ऑफ ग्रीक्स जो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स गॉड्स के आगे हेल्पलेस है, या आप इडिपस का एग्जाम्पल देके कह सकते हो जो फिर भी इन नोबल और डिग्निफाइड लेवल पे अपना स्ट्रेचर राइज कर लेता है।
सो वी हैव जो मैं बार बार हम इस बात पे कह रहे हैं कि डेल्फिक ओरेकल ने एक पूरा जाल सा बनाया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे जो इडिपस कैरेक्टर है वो कैसा है, जिसके अंदर ऐसी हिम्मत है, ऐसी करेज है कि वो उस ट्रैप में आकर वो फिर भी क्या करता है, स्ट्रगल करता है। यहाँ पे वो जो मैं अभी ये बात कर रही हूँ तुम लोगों से कि नेसेसिटी भी एक चीज है, यहाँ पे वो अप्लाई होती है, क्योंकि इडिपस का ये अपनी पर्सनल डिसीजन था कि मैं लेयर्स की डेथ को की मिस्ट्री को रिजॉल्व करूंगा, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इडिपस उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपने ह्यूमन एक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, जो उस कलेक्टिव शेयरिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रेजिक एक्सपीरियंस होना नेचुरल है, लेकिन उसको जीतना भी बहुत ब्रेवरी से भरा हुआ एक्शन है। आई थिंक विच इट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। आप इसको एक बार रीड कर लेना, अगर कोई क्वेरीज हुई तो हम डिस्कस